TWR न्यूज़ से मैं मखदूम अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आज के इस प्राइम टाइम में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ठाकुर ने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में किया सुसाइड। नेपाल ने भारत के नो मैन जोन के पिलर उखाड़े कर रहा कब्जा करने की कोशिश। सफूरा जरगर के समर्थन में आया अमेरिकन बार एसोसिएशन। 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आया बीजेपी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता का नाम। मुझे सरकार गिरने की नहीं, महाराष्ट्र और उनके लोगों की चिंता है, उद्धव ठाकरे। दारू इतनी फैला दो कि पिए और पड़े रहे, मुख्यमंत्री शिवराज का वीडियो वायरल। भारत में पिछले 8 दिनों में पेट्रोल 4 रुपये 57 पैसे महंगा। भारत में लगातार 3 दिन 1000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज का रिकॉर्ड बना। नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई करने वाला बीजेपी का नेता गिरफ्तार। नारी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर पे बिजली का झटका, टीवी, फ्रिज, सेटअप बॉक्स और कई उपकरण उड़े। प्रभाग 3 के संघर्ष नगर निवासी गटर के पानी में उतरकर जाने के लिए हुए मजबूर। प्रभाग 4 के गुलशन नगर में गाड़ी साइकिल तो दूर, पैदल जाना भी हुआ मुश्किल। हॉटस्पॉट बने नाइक तालाब के लोग क्या कहते हैं मटन पार्टी के बारे में, देखिए वीडियो में। मोमीपुरा निवासी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉकडाउन को लेकर हुई चर्चा। नागपुर में पेट्रोल पिछले 8 दिनों में हुआ करीब 5 रुपये महंगा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना एक वैश्विक महामारी जिसने जैसे सारी दुनिया में एक ब्रेक सा लगा दिया हो। इस महामारी कोरोना का असर दुनिया पे किस तरह हो रहा है, यानी क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की विश्व में, भारत में, महाराष्ट्र में और हमारे शहर नागपुर में। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नज़र। नागपुर में बारिश शुरू हो गई और नेताओं के कई काम की पोल खुलने लगी। नागपुर शहर से प्रभाग नंबर 3 और प्रभाग नंबर 4 का भी कुछ इस तरह का ही हाल है। प्रभाग नंबर 3 का संघर्ष नगर के निवासी भी बारिश के होते ही कुछ बड़ी परेशानियों पे झेलने पे मजबूर हो जाते हैं। सरकारें आई और गई, दूसरी गवर्नमेंट भी
बैठ गई, लेकिन संघर्ष नगर निवासी की तकलीफ में कोई बदलाव नहीं आया। इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी जहां की वहां बनी हुई है। बारिश के आने से पिछले कई सालों से जो संघर्ष करते संघर्ष नगर निवासी नजर आते हैं, शायद ही किसी और क्षेत्र के लोग करते हो। पिछले कई सालों से संघर्ष नगर निवासी बारिश की तकलीफ की शिकायत अलग अलग विभागों में करते रहे हैं और हर बार विभाग सिर्फ यही आश्वासन देता है कि बारिश के पहले ये तकलीफ दूर कर दी जाएगी, लेकिन पिछले कई सालों से आश्वासन ही मिला, रिजल्ट नहीं। खैर, क्या हाल है संघर्ष नगर का इस बारिश में, देखते हैं इस वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ टीपू सुल्तान चौक संघर्ष नगर में मौजूद है। बारिश शुरू हो गई, इस एरिया की परेशानी शुरू हो गई। पिछले कई सालों से संघर्ष नगर क्षेत्र में पानी का यही हाल है। एक बारिश होती है और यहाँ के लोगों को पानी में डूब के, उतर के, तैर के भी जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभाग 3 के संघर्ष नगर की, जहाँ इसके पिछले कई सालों से पानी ड्रेनेज सिस्टम का इस कदर तकलीफ़ है, इस तरह से तकलीफ़ है, हर साल घुटने तक, कभी वक्त आता है कि कमर तक पानी जमा हो जाता है। अभी सिर्फ 1 घंटे की बारिश में यह हाल हो गया है, जबकि अभी मानसून ने पूरी तरह से एरिया को, नागपुर को दस्तक नहीं दिया है। तो आप सोच सकते हैं जब मानसून पूरी तरह से अपने उरूज पे आता है तो इस क्षेत्र के लोगों का क्या हाल होता है। इसी तरह से ये एक जगह है, इसके अलावा और एक आगे में दूसरा एक गली है जहाँ लोग अपनी गाड़ियों से गुज़रने के लिए डरते हैं, जबकि यहाँ पे महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ख्वाजा मोइनुद्दीन का खुद यहाँ घर है। सालों से यहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं। पिछली सरकार में जबकि यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का, विधायक बीजेपी के, खासदार बीजेपी के, नगर सेवक सारे बीजेपी के, उस एरिया में जहाँ बीजेपी हर वक्त ये दम भरती है कि हमारे डेवलपमेंट करने का तरीका बाकी सरकारों से अलग है, तो क्या शायद वो इसी को डेवलपमेंट समझते हैं। यहाँ के कॉरपोरेटर को जब यहाँ के लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो वो साफ ये बात कह के नकार देते हैं, लोगों को धुतकार देते हैं कि तुम्हारे लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, तो इस वजह से हम इस क्षेत्र के अंदर में कोई काम नहीं करने वाले। यही हाल बना कई सालों से संघर्ष नगर के लोगों का हुआ है। संघर्ष नगर मेन रोड से चिपका हुआ एक सूरा मस्जिद को रास्ता जाता है। इसमें भी बारिश की वजह से जो पानी का जमावड़ा इस तरह से हो जाता है कि घुटने और कभी कभार कमर तक यहाँ पानी रहता है। बाइक वगैरह जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे वक्त में इसी रोड पे एक रहने वाले जो पेशे से एक प्रोफेसर हैं, नसीम अहमद, हम उनसे बात करते हैं। नसीम साहब, ये मामला एक्चुअल में जो पानी वगैरह का, ये कब से है, कितने दिन से ये तकलीफ़ें हो रही हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये इस लेआउट को तकरीबन 1995 या 1996 से अलॉट किया गया है। तो 95-96 के बाद से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मरतबा रोड बना है और रोड पे कोई मतलब लेवल को मेंटेन नहीं किया गया है। बारिश की पानी का निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। मेरा मकान इस मस्जिद शूरा के रोड पर ही है। मैं तकरीबन यहाँ पर 16-17 सालों से हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू दिखता हूँ जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में यहाँ पर टुकनों से ऊपर तक के पानी, इवन हमें मतलब पैंट को बहुत ऊंचाई तक के करके उसके बाद हमें जाना होता है। और ये पानी यहाँ पर जमने के बाद तकरीबन पानी का ये हाल देखा गया है कि 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा या कभी कभी सेकेंड डे तक के वो पानी का लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद वो पानी खाली होता है। फिर उस विषय के अंदर में बात की गई तो ये कहा गया कि भाई यहाँ जब तक के नाले का पानी खाली नहीं होगा, जब तक के नाले का पानी उतरेगा नहीं, जब तक कि यहाँ रोड का पानी जाएगा नहीं। ये सारी समस्या हमें बताई गई। तकरीबन हम लोग इसको 20-25 सालों से कंटिन्यू झेलते आ रहे हैं। अभी ये जो पानी का जमावड़ा है, मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे देख रहा हूँ इस क्षेत्र में रहने की वजह से। तो इसके अब चूँकि आप बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके टेक्निकल्स जो लॉसेस है वो क्या हो सकते हैं यहाँ के लोगों के टेक्निकली? देखिए, लॉसेस तो जो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लॉसेस में आ रही है कि घरों के अंदर में पानी चला जा रहा है, बीमारी है, ठीक है। बच्चे उसके अंदर में स्विमिंग, अब बच्चों को तो नहीं मालूम है ना कि भाई ये क्या है ये, लेकिन बच्चों को बस ऐसा लग जाता है कि पूल बन गया है ये, उसके अंदर में आके स्विम करना शुरू कर देते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग मतलब बच्चों को चिल्लाते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखिए, जब इस न्यूज़ को जब देखेंगे लोग, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर यहाँ पर 5 फीट 6 फीट पानी कंटिन्यू मेंटेन रहता है यहाँ पर बारिश का पानी। तो
अब उस पानी के अंदर में जिस तरह कि अभी एक आपने देखा होगा कि कोविड-19 का एक मतलब एपिडेमिक, जिसे गवर्नमेंट ने एपिडेमिक बोला है, मतलब वो घोषित हो चुका है, एक महामारी है वो। ऐसे विषय में भी अगर कॉरपोरेशन अगर हमारे साथ खड़ी न हुई, या ऐसे विषय में पीडब्ल्यूडी हमारे साथ में खड़ा ना हुआ कि अरे भाई यहाँ पे महामारी का निकासी करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा एक मतलब हमारे विषय में कि कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से मतलब एपिडेमिक कोविड-19 का फैलाव की बात की गई है कि मतलब ये कई तरह से फैल रहा है, कई तरह से ये जो है वो महामारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। उसके अंदर में एक इशू ये भी हो सकता है कि देखिए आप पानी यहाँ पर हर लाइनों के अंदर में पानी भरा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर, वैसे तो इसका जो एडजेसेंट एक एरिया महबूबपुरा है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई पेशेंट आ चुका है, लेकिन उसी से लगा हुआ, उसी का सटा हुआ ये जो संघर्ष नगर है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर एक भी पॉजिटिव पेशेंट अगर निकलता है, तो अब वो पॉजिटिव पेशेंट जो अगर निकलता है, तो चाहे उसका ब्लीडिंग लीजिए, ब्लड सैंपल हो, या फिर उसका यूरिन हो, या फिर कोई और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम से अगर कोई भी चीज़ अगर इस पानी के अंदर में फैल आती है, तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे हैं या जो इसमें से जा रहे हैं जो लोग हैं, ऑब्वियसली उसके टच में आएंगे, और टच में आएंगे तो फिर आप सोचिए कि क्या वो पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। कम से कम अब इस विषय को, अभी तक तो कोई ऐसा बड़ी एपिडेमिक या ऐसी कोई महामारी नहीं थी गवर्नमेंट के पास में, लेकिन अब इस विषय में एक एपिडेमिक, एक महामारी आ चुकी है, तो अब इस चीज़ को देखते हुए कम से कम संघर्ष नगर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना चाहिए। ऐसे मैं गवर्नमेंट से, और ऐसा मैं पीडब्ल्यू से, और ऐसा मैं कॉरपोरेशन से अनुरोध करता हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का भी मुद्दा है कि इस एरिया में ट्रांसफार्मर जो है वो ज़मीन से काफ़ी कम हाइट पे है, वो उस ताल्लुक से देखिए इस विषय में भी हमने एमएससीबी को कई मरतबा बोला गया, जैसे भी मतलब 5 मिनट या 10 मिनट की बारिश होती है, इंस्टेंटली पावर को शट डाउन कर दिया जाता है। हम लोग फ़ोन करते भाई पावर को आपने क्यों ऑफ़ कर दिया? सर बोले वो वहाँ पर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो नीचे है और पानी आ रहा है, तो आपको मालूम ही होगा, तो हमने शट डाउन कर दिया। चलिए ठीक है, शट डाउन कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमारी चिंता है, हमारी प्रॉब्लम है, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है जब हमारे सामने 5 फीट 6 फीट का पानी का जमावड़ा लगा होता है और घर के अंदर में लाइट ही नहीं होती है। फिर हम कंप्लेंट करते हैं तो यह बोला जाता है कि वहाँ का जो डीपी है, जो जहाँ से वो लोग फ्यूज़ को निकाल करके मतलब कम ज़्यादा करते हैं, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर में डूबा हुआ होता है। आप ये सोचिए कि मतलब पावर हाउस सेक्शन ने उसको जब कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी हमने कंप्लेंट डाला कि भाई यहाँ पर पानी जमा रहता है। आप उसकी वीडियो को देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी ना ही एमएससीबी वालों ने उसको उठाने की कोशिश किया और ना ही वहाँ पर कॉरपोरेशन वालों ने आकर के उसको जो है वो भरण करके या उसको और लेवल को मेंटेन करके या पानी की निकासी का इंतज़ाम किया। ऐसा कोई विषय में काम नहीं हुआ है। तो लिहाजा हमें पानी से भी तकलीफ़ है, हमें पावर से भी तकलीफ़ है। जब भी पानी आता है, पानी भरता भी है, घरों में भी जाता है और पावर भी शट डाउन हो जाता है। मेरा सवाल इसमें एक और ये था कि इतना पानी यहाँ पे जो भरा हुआ रहता है, तो यहाँ के लोग या आप कंप्लेन लेके क्यों नहीं जाते, या कंप्लेन लेके जाते हैं या नहीं जाते? सबसे पहले सवाल ये, और नहीं जाते तो कंप्लेन लेके जाते क्यों नहीं है? इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद यूसुफ से मैं आपको ये बता दूं कि मतलब किसी को भी ऐसा पानी में रहने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ और यहाँ के जो मकामी कुछ लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, हर लोगों ने अपने अपने लेवल पर या मिल करके या इनफरादी मतलब इंडिविजुअल्स जिसके पास भी जाना था, जैसे मैं खुद अपनी बात करता हूँ तो मैं यहाँ के जो चारों कॉरपोरेटर्स हैं हमारे भाई, वहाँ तक भी एप्लीकेशन जा चुकी है। यहाँ का पीडब्ल्यूडी कॉरपोरेशन जोन जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ भी एप्लीकेशन जा चुकी है। इवन जो आपका मेन जो एनएमसी जो जोन है नागपुर ज़िला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है। और इवन एप्लीकेशन के जैसे ही वो लोग संघर्ष नगर को देखते हैं, वो फ़ौरन हाँ बराबर है कि वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा लेवल, मतलब सारी चीज़ें नोन है उनको, ये सारी चीज़ उनके लिए नोन है कि और फिर भी छोड़ा हुआ है। मैं कोई नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल वो नोन है। उनको सब मालूम है कि यहाँ के घरों के नीचे से पानी जो है वो सिक्रेट होता बहता है गटर का, और बारिश के अंदर में यहाँ पर पानी का जमावड़ा लग जाता, सब नोन है। इवन उसको लेकर के हम लोग आमदार और ख़ासदार के पास में भी उनकी अर्जियाँ एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन उस लेवल में अभी तक की कोई कार्रवाई, हमें बस ये आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है इस बारिश के बाद नेक्स्ट बारिश में आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि आप कोई हार्डली संघर्ष नगर 12 से 13 रोडों पर डिपेंड है, 12 से 13 यहाँ के जो जोनल रोड्स हैं वो है। आप कोई एक इंस्पेक्ट करने के लिए भेजिए कि जो इसका लेवल को मेंटेन कर सके। लेवल देखिए कि पानी का लेवल किधर जा रहा है, किधर हमें इसको लेवल को मेंटेन करना चाहिए। होता ये है, मैंने एक चीज़ देखा यहाँ पर कि अगर सपोज दैट ये शूरा मस्जिद का जो रोड है, अब इस शूरा मस्जिद के रोड के लोग जो है अगर बहुत ज़्यादा मतलब किसी के पास जाएंगे कंप्लेन ले करके, तो वो लोग क्या करेंगे, आकर के ठीक है बोलेंगे चलो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको रोड को मेंटेन कर देते हैं। ये रोड तो हो जाएगा, लेकिन इस रोड से जो सब रोड से जो कनेक्टेड रोड है
वो रोड भी इसकी गहराई में है, तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको फोड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये 12 से 13 रोड, उसमें से हार्डली 4-5 रोड बन चुके हैं। आप जो 7-8 रोड जो बचे हुए हैं उन रोडों को एक बार आके देखिए, और पानी का निकाल किधर होगा, रोड का लेवल किधर झुकना चाहिए उसको करिए। और उसके बाद में जो गटर लाइन जो 4 इंच की है, अगर आप उसको विड्थ को अगर आप ज़्यादा कर देते हैं, एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और पानी का निकाल हो जाएगा। बहरहाल ऐसे बारिश के पानी को नॉर्मली बारिश का पानी देखा जाता है, लेकिन ये बारिश का पानी संघर्ष नगर के लिए कितना भारी गुजर सकता है आप सोचिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो डीपी होता है, सॉरी ट्रांसफार्मर का जो डीपी होता है, वो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। ऐसे वक्त में जब ये महामारी का दौर चल रहा है, इस एरिया से रिलेटेड एक एरिया एकदम करीब में है महबूबपुरा, वहाँ एक पॉजिटिव पेशेंट की भी पुष्टि हो चुकी है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है। ऐसे वक्त में जब टेस्ट पूरा प्रॉपर वे में पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं, क्या पता अगर यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट है, उसका कोई हिस्सा यानी कोई ब्लड, यूरिन, स्टूल कुछ भी अगर इस पानी से मिलके गटर के पानी में निकल के किसी को टच होता है, तो आप सोचिए इस पूरे एरिया में किस तरह की महामारी फैल सकती है, और फिर दोष एरिया के रहने वालों को दिया जाएगा। जबकि सरासर कमज़ोरी PWD, महानगर पालिका, हेल्थ डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से ये सारी परेशानियां हैं जो कई सालों से सुनी नहीं जा रही है। करीब 15 से 20 सालों से हम सुन रहे हैं, 17 सालों से कि यहाँ पे यही हाल है, और कुछ लोगों को तो आदत सी पड़ गई है इस चीज़ की। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसे महामारी के वक्त में इस पानी के जमावड़े को आप किस तरह से देखते हैं? मैं मोहम्मद अख्तर आलम अशरफी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने माथे की निगाहों से ये सब मंजर देख रहे हैं पानी का। आधा घंटा 15 मिनट अगर पानी आया तो ये हाल हो जाता है, और अगर कभी एक आध घंटा जम के बारिश हो गई तो इसी जगह पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर ये कांधों तक, मूंधों तक पानी भर जाता है, और बच्चे और लड़कों का निकलना मुश्किल हो जाता है। घरों में पानी बुरी तरह से भर जाता है। तो इसके लिए पिछली सरकार जो थी, यानी बीजेपी सरकार जो थी, जिनका नगर निगम से लेके MLA और MP पूरी हुकूमत ही उन्हीं की थी, उस वक्त भी हम लोग बराबर दौड़ भाग करते रहे, और यहाँ के जो नगर सेवक हैं उनको लेटर देते रहे, उनको ला के दिखाते रहे, और जो MLA थे बीजेपी के उनको भी हमने यहाँ बुला के ला के दिखाया। सिवाय आश्वासन के हमारे हाथ कुछ नहीं आया। सबने यही कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, हम करते हैं, यही आश्वासन दिया। इसके अलावा आप देख रहे हैं आज कई साल हो चुका है, हमारा यही हाल है। हमारे बच्चे जो है इस पानी की वजह से कई बार जो है बीमारी का शिकार हुए, कई बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये महामारी का वक्त है, और ऐसे वक्त में ये पानी मान लीजिए कि ये रेड जोन में है, और किसी भी शख्स को कोरोना हो और उसके फजलात, उसके असरात अगर उस पानी में शामिल हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बीमारी इस इलाके से कितनी तेज़ी के साथ फैलेगी, इससे कितना कसीर तादाद लोगों को नुकसान होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। मैं आपके माध्यम से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि संघर्ष नगर के इस एरिए में ये जो हमारी पानी की समस्या है, हमारे गटर की जो समस्या है, इस समस्या पर कृपया ध्यान दें, वरना जो है इसके नुकसान, इसके नतायज बहुत गलत आ सकते हैं। यही मेरी निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात यहाँ पे आई है कि अगर जैसे ये रेड जोन में भी एरिया आता है, अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी इस पानी से गुजरता है, या उसका जो भी है उसका यूरिन या स्टूल का गटर के जरिए से अगर पानी मिलता है, और इससे कुछ लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको इसका इन्फेक्शन फैलता है, इस पूरे एरिया में इस महामारी से बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। TWN न्यूज़ से ख्वाजा कबीर के साथ। प्रभाग नंबर 4 के गुलशन नगर निवासी जो पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है, लोगों का कारोबार के लिए घरों से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गाड़ियां तो दूर की बात है, साइकिल और पैदल चलने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या हाल है इस बारिश में गुलशन नगर के लोगों का, आइए डालते हैं इस वीडियो पे एक नज़र। नागपुर शहर के प्रभाग 4 में एक गुलशन नगर एरिया है जो कलमना क्षेत्र के अंदर में आता है। यहाँ पे एक रहवासी करीब
कोई 20 साल से, कोई 30 साल से और कोई 15 साल से यहाँ रह रहा है। ये लोगों की तकलीफ़ इस तरह से है, एक बारिश हो या किसी भी तरह से बारिश हो तो आपको हम दिखाएंगे रोड की इतनी बुरी हालत हो जाती है, लोगों के चप्पल जो हैं वो जूते की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे वक्त में यहाँ के नागरिक बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ नागरिकों ने से हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की तकलीफ़ें यहाँ पेश आ रही हैं और यहाँ के जो नगर सेवक है उनके द्वारा यहाँ पे किस तरह का काम किया गया। सबसे पहले भाई आपका नाम? शकुंतला। शकुंतला भाई, मुझे एक बात बताइए, ये भी आप यहाँ कीचड़ में जो दिख रहा है तो ये ऐसे ही रहता है क्या हमेशा? 25 साल हो गए हमको यहाँ आने के लिए, कोई सुविधा नहीं है, आने जाने की तकलीफ है, ना तो नल नहीं है तो संडास गटर अभी आया। हाँ, भाई लोगों को चलने की तकलीफ है, ड्यूटी जाने को तकलीफ है, ये चिक्कल में मेंबर भी नहीं आके देखता है। मेंबर बोले तो वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर का नाम नहीं मालूम। पाटिल में भी आते हैं? पाटिल में आते हैं। और दूसरा उसके अलावा क्या तकलीफ है यहाँ पे? अभी यहाँ पे अभी नल के पाइप दिया है तो नल भी नहीं आया, अभी चालू नहीं हुआ है। अभी गटर लाइन आधे में दिया और आधे में आया नहीं है। अभी मुझे एक बात बताइए कि ये बारिश जैसे हुई है आज पहली बारिश, इस बारिश में यहाँ पे बहुत अजीब हाल हो गया है। इसके पहले आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? जी, मुझे तो करीब 20 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ रहने के लिए। आज ये पहली बार हुआ या हमेशा ऐसा होता है? हर ये जैसा ये मैं अब ये नहीं बता सकता हर क्योंकि ये कैसा है, ये माहौल जब भी बारिश पड़ती है, सालों में जितने बार बारिश पड़ रही है उतनी बार का ये मामला है। ये तो बारिश में, ये अभी जैसे अभी 1 घंटा बारिश हुई और ये बारिश के अंदर में ये हाल जो अभी दिख रहा है आप लोगों को ये है। उसके बाद में क्या है कि जब भी मौसम में जब भी बारिश हो रही है ये हाल है। अभी क्या है, कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर जो एक तो पाइपलाइन गटर लाइन यहाँ कुछ सुविधा है नहीं, जगह जगह पे जो प्लॉट खुले हैं, ओपन प्लॉट खुले हैं, वहाँ पे जगह जगह जो पानी जमा हुआ था उससे तो मच्छर बहुत तकलीफ। कॉर्पोरेशन वाले गाड़ी यहाँ भिजाते नहीं, जो छिड़काव के लिए जो है ये कभी यहाँ पे गाड़ी आती नहीं। सैनिटाइजिंग की बात कर रहे हो? सैनिटाइजिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो मैं मच्छरों की बात कर रहा। सैनिटाइजर का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे। सैनिटाइजर का आज इतने टाइम से कोरोना मार्च से चल रहा है अपने इलाके में, तो कभी सैनिटाइजर के लिए कभी छिड़काव हुआ नहीं। वो तो सैनिटाइजर की बात हुई, वो तो खैर अभी हुआ, लेकिन ये जो हमारी हमें हर साल वाली जो परेशानियाँ है, ये आने के बाद में वो नगर सेवक जी के पास में जाओ तो वहाँ वो कई लोग भाई लोग सब जाते हैं कि बोलते कि हाँ, तो वो बस आश्वासन देते कि हाँ भाई हम करेंगे, फिर बोलते हमारे पास फंड नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो मतलब पब्लिक किसके पास जाए? रोड बनाना उनका काम नहीं, ऐसा? नहीं, ये बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। और कौन से कॉर्पोरेटर? ये पाटिल करके है अभी, तो वो अभी यही वही बोलते हैं कि अभी कुछ लोग हमारे इधर से और बस्ती से अभी कुछ लोग गए थे वहाँ पर, जो कि ये जो कीचड़ अभी जो हुआ, ये अभी तकरीबन जब से ये बारिश शुरू हुआ तो अभी ये कीचड़ अभी क्या हुआ कि अभी कॉर्पोरेशन ने पाइपलाइन का काम चालू कर दिया। अब पहले तो रोड नहीं थे, पहले तो कीचड़ में से चलना था। ऊपर से क्या हुआ कि अभी इन्होंने जेसीबी से खुदवाई करी, पूरे बस्ती में पाइपलाइन डलवा दी। वो पाइपलाइन का भी काम सिर्फ अधूरा है अभी। तो खुदवाई करने के बाद में क्या हुआ कि जो मिट्टी ऊपर आ गए उससे और ज़्यादा, मतलब गाड़ियाँ या पैदल चलना है तो पैर अंदर अंदर धंस जाते हैं, यहाँ तक तकलीफ हो गई अब, यानी पहले से ज़्यादा तकलीफ अब हो गई। तो अभी ये कॉर्पोरेशन का कोई मेंबर या कोई आकर के यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा और कोई देख नहीं रहा कि भाई हमारा कोई ऐसी तकलीफ है। अब यहाँ पे हम लोग अभी आप लोगों को भी दिखा रहे, देखिए कि कितना कीचड़ यहाँ से चारों तरफ, चारों दिशा के अंदर में आप देखेंगे तो आपको कीचड़ ही मिलेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं दिखेगा। देखिए सभी तरह में कीचड़ ही मिलेगा आपको। तो ये परेशानी हम तो ये सोचते हैं कि भाई हम नगर सेवक कोई भी पार्टी का हो या किसी भी चुनाव के टाइम पे तो सब अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हम यहाँ ये सुविधा है, हमने ये करा वो करा। कुछ दिन पहले अभी जो चुनाव हुए उसके क्रम में जो यहाँ पे हमारे वार्ड मेंबर साहब आए थे यहाँ पर, हमने उनका बयान भी सुना। उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए कि भाई फलाना वो कांग्रेस थी, फलाना वो था, तो उनके दौर में हमारे पास पैसा नहीं था। अरे बहुत सारी उन्होंने, मैं खुद बैठा था वहाँ पे, मैंने सुना तो उन्होंने ये बोला था कि भाई वो पहले कॉर्पोरेशन का यहाँ पे आपके इधर में था तो कांग्रेस का था, तो उन्होंने हमारे हाथ बांध दिए थे। TWR न्यूज़ से मैं ख्वाजा कबीर। इस वक्त जो है कपिल नगर का जो कमर कॉलोनी एरिया आता है, मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे पता चला है कि बिजली के कड़कने से यानी बिजली चमकने से काफ़ी घरों का नुकसान हुआ है, जिसमें कौन कौन से सामान गए हैं। हमारे साथ शाहरुख भाई और मोइन भाई ये दोनों मौजूद है। हम इनसे जानना चाहिए कि यहाँ जो बिजली का जो चमकी है, कड़कड़ाई है, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा नुकसान हुआ और किस किस का हुआ है?
इसमें बेसिक नुकसान की अगर मैं बात करूं कि जैसे जो बिजली चमकी है 3:30-4 बजे के आसपास, जो बीच में जो एक बार बिजली चमकी है, सभी जानते हैं आसपास के लोग, इसमें एक मेजर नुकसान ये हुआ है कि जो मेरे पीछे मस्जिद है, इस मस्जिद का एम्पलीफायर उड़ गया है और शायद से यूपीएस भी उड़ा है, जिसकी वजह से मगरिब की अजान नहीं हो पाई। और इसी तरीके से उस गली के और पीछे की इस मोहल्ले के काफ़ी जगहों के सेटअप बॉक्स, बेसिकली सेटअप बॉक्स पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सेटअप बॉक्स काफ़ी उड़े हैं। उसके अलावा कुछ लोगों के मोबाइल्स की भी एक कंप्लेंट की, कुछ लोगों के मोबाइल्स भी उड़े हैं। लाइट्स हम लोगों ने देखी, जो CFL टाइप की जो लाइट्स थी, ओल्ड लाइट, वो लाइट भी उड़ी। और MSEB के द्वारा जो SNDL की जो लाइट्स मिली थी गवर्नमेंट के LED लाइट्स, कुछ लाइट्स LED लाइट्स भी उड़ी है जो कि SNDL द्वारा दी गई थी। इस तरीके की और भी काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने रेफ्रिजरेटर की भी कंप्लेंट की है इस तरीके की। तो ऐसे बेसिक, अगर मैंने जो बताया कि मेजर नुकसान की बात की, तो सेटअप बॉक्स मेजर नुकसान इस एरिया में हुए हैं। और मैम, बिजली जो कड़की है, आप लोग यहाँ मौजूद थे तो कैसा खौफ तारी था लोगों के ऊपर कि हमारे पे गिर जाएगी कर? एक आवाज़ सी जो हुई है वो तो एक ऐसी थी कि हर किसी ने एक दूसरे से जानना चाहा कि आप तो सेफ़ है या आप तो सेफ़ है। इस तरीके की एक वो चीज़ रही है जिसको हर किसी ने जानना चाहा एक दूसरे से कि आप सेफ़ है या आप सेफ़ है। इस तरीके की एक मेंटलिटी उस समय के लिए क्रिएट हुई थी आवाज़ की वजह से। मतलब लोग बाहर आके एक दूसरे को पूछना शुरू कर दिए कि आपका क्या हाल है या आपका क्या नुकसान हुआ। मैंने सुना कि लोगों के पंखे और जो टीवियाँ थी और मशीनें थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीनें जो चल रही थी, वो भी शॉर्ट हो गई थी। तो आपने भी देखा है? जी, अचानक से 4:30-5 के दरमियान ये वाक़या हुआ। अचानक से बिजली कड़की तेज़ तरीके से, हम घर में ही थे, तो अचानक फिर एक बड़ी सी आवाज़ जैसी आई। तो फिर थोड़ा देर बाहर निकले तो लोगों ने बताया कि लोग आने लगे ऑफिस के पास, हमारा यहीं पर ऑफिस है, तो लोग आने लगे और लोगों ने बताया कि हमारे कुछ पंखे, चलते पंखे और कुछ टीवी का जो मामला था और कुछ सेट टॉप बॉक्स और इस तरीके की फ्रिज, और जैसे भाई ने बताया कि मस्जिद का जो सिस्टम था वो भी उड़ गया है। तो नुकसान हुए हैं इसके बस्ती में देखने को मिले। मस्जिद का काफ़ी नुकसान है, UPS वगैरह चले गया है शायद उसका, और जो है अज़ान भी नहीं हो पाई। जी, जैसे कि अभी बताया कि अजान नहीं हो पाई मस्जिद की में, तो ये UPS भी, उसका सिस्टम भी उड़ गया है, एम्पलीफायर भी उसका उड़ गया है, तो इस कारण मस्जिद की अजान नहीं हुई। तो एक हमारे लिए तो बुरी खबर ही जैसी है ये, क्योंकि इस तरीके का नुकसान अगर होता है तो बहुत मुश्किल जाती है। और लॉकडाउन और ये सब टाइम है और ये सब चीज़ें होना, एक गरीब लोग जैसे पंखा उड़ जाना या फिर ब्लब्स उड़ जाना या फिर मशीनें, या जिस तरीके से भी नुकसानात हुए, तो ये नुकसानात का थोड़ा सा मामला। नागपुर शहर के नए कोरोना हॉटस्पॉट बने नाइक तालाब को मोमिनपुरा से जोड़ने के मामले में नागपुर महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा झूठ फैलाने की कोशिश और संदर्भ में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे को घेरने की कोशिश की गई थी। इस पे आम जनता और खुद नायक तालाब के लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। अभी हम लोग नाइक तालाब पे मौजूद है, बांग्लादेश के पास में, जहां आज नागपुर शहर का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट एरिया बन चुका है। इसी क्षेत्र के दो लोग, नीलेश और शुभम, आज हमारे साथ हैं। आइए हमसे बात करते हैं। सबसे पहले नीलेश, मैं पूछना चाहूँगा कि ये मोमिनपुरा बांग्लादेश में मटन पार्टी का जो कनेक्शन है, जो मीडिया में इंडिया TV ने भी उसे हाईलाइट किया था, उसको आप एरिया के रहने वाले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या हुआ था? सर एक्चुअली ये तो सब इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी क्वारंटाइन के दौर में आप जो बोल रहे हैं 70 लोगों को पार्टी देना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आज की जैसे लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सबों के काम धंधे सब बंद हो चुके, तो ये 70 लोगों को सब बहुत मुश्किल है। और 70 लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो रहे तो कोई ना कोई तो उन्हें टोकेगा कि लॉकडाउन है, आप 70 लोग एक साथ यहाँ कैसे, और आप कर क्या रहे हो। अच्छा, ये जो बांग्लादेश एरिया है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा घर है जहाँ 70 लोग एक साथ जमा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप आजू बाजू देख सकते हो, हर जगह छोटा छोटा स्लम एरिया है, तो एक घर में बहुत से हो गया तो 10 लोग तो फैमिली मेम्बर ही से है। अब वो फैमिली मेम्बर को बाहर के निकाल के आप 70 लोगों को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना, कि आइए मेरे साथ पार्टी कीजिए, मेरे साथ ड्रिंक कीजिए, तो नहीं, ये सर गलत है। यानी जो यहाँ पे जो PI पांचपौली के, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, क्या इस तरह की कोई पार्टी नहीं हुई, वो बिल्कुल पार्टी तो नहीं हुई है। बाकी जो न्यूज़ अभी फैल रही है तो पब्लिक की डिमांड से फैल रही होगी कि मैंने आपको कुछ बताया, आप आगे चल के किसी और को बताते हो, उस चीज़ से ज़रा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एविडेंस आ रहा है कि पार्टी हुई नहीं थी, वो झूठ खबर फैलाई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और इंडिया TV ने झूठी खबर फैलाई थी और पुलिस ने उसको प्रूफ भी किया है, और आप लोग भी बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर इसको मुद्दा बना के कुछ पॉलिटिकल पार्टी तुकाराम मुंडे का यहाँ से किसी और क्षेत्र में, किसी और शहर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें नागपुर शहर वाले का क्या नुकसान हो सकता है? सर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी नज़र में नागपुर शहर वासियों का क्या नुकसान होगा तुकाराम मुंडे का अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो? सर मेरी ओर से तो अगर ऐसा होता है कि उनका अगर ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाता है तो यहाँ पे केसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे कि हर जगह पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगी, तो जिस कारण लोग जो अभी क्वारंटाइन से रिटर्न आ रहे हैं वो थोड़ा फ्रीडम उनको ज़्यादा मिल जाएगा कि अब तो हम ठीक हो गए, वहाँ से तो आ चुके, वो इधर उधर भटकेंगे, तो जिसके कारण वो केसेस बढ़ने की चांसेस है और थोड़ा फिर लॉकडाउन अगर आगे भी और कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा फिर। यानी अगर तुकाराम मुंडे का ट्रांसफ़र नागपुर से हो गया तो ये फिर सालों साल चल सकता है, ये पूरा साल भी ख़त्म हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो खैर ये थे दो यहाँ के नागरिक जिनसे हम बात कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि अगर किसी वजह से भी तुकाराम मुंडे का जो उनके यहाँ से ट्रांसफ़र करने की मांग उठ रही है, अगर ऐसा होता है तो ये वक्त नहीं लगेगा नागपुर शहर को मुंबई, पुणे, दिल्ली या अहमदाबाद बनने। TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। अभी हम लोग यहाँ नागपुर शहर के नाइक तालाब के पास बांग्लादेश एरिया में खड़े हैं, जहाँ मरीज़ों के पार्टी करने वाली बात को लेके महानगर पालिका और महाराष्ट्र पुलिस के बीच एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। ऐसे वक्त में यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता पंकज खिच्चे जो शिव सैनिक भी हैं, पीछे आप इनका ऑफिस देख सकते हैं शिवसेना का, यहाँ पे हम इनसे बात कर रहे हैं ठीक नाइक तालाब के पास में। आइए हम इनसे बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये पार्टी हुई थी या नहीं हुई थी, पार्टी हुई थी तो किस तरह से हुई थी, कितने लोग इन्वॉल्व थे, और नहीं हुई थी तो ये माहौल कैसे क्या क्रिएट किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। पंकज खिच्चे जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो अभी चल रहा है कि पार्टी हुई थी और नहीं हुई थी, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोई हमारे नाइक तालाब बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पार्टी हुई नहीं, यहाँ पे काफ़ी, यानी कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पुलिसों का पहरा चारों तरफ में है। चारों तरफ में पुलिसों का पहरा रहने की वजह से वो जो घर था वो घर लॉकडाउन के अंदर है, तो इस वजह से PI साहब जो नगराड़े साहब है पुलिस निरीक्षक, वो डे को और नाइट को दोनों तरह पेट्रोलिंग करते, आते जाते देखते, हर जगह बस स्टॉप को जाके देखते, तो उसमें पार्टी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पर जो ये हमारे नाइक तालाब बांग्लादेश को जो बदनाम कर रहे हैं, जो लोग, कोई लोग बदनाम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में कड़क से कड़क कार्रवाई हो, ताकि नाइक तालाब बांग्लादेश का जो बदनामी, जो नाम, चर्चित नाम आ रहा है, वो उसमें से हट जाए। यानी कहने का मतलब ये जो इंडिया टीवी ने जो न्यूज़ चलाया था कि भाई यहाँ पे संक्रमित मास ला के मोमिनपुरे से और यहाँ पार्टी की गई इतने थे, तो ऐसा कोई तुक नहीं है इसका? जी, ऐसे ये गलत न्यूज़ है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है नाइक तालाब बांग्लादेश को बदनाम करने की। मेरा आपसे सवाल है पंकज जी कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाया गया है, या फेक न्यूज़ जो बांग्लादेश क्षेत्र को मोमिनपुरा से जोड़ के बदनाम करने को और मोमिनपुरा को जो बदनाम करने की कोशिश की गई, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जिसने भी जो फेक न्यूज़ तुकाराम मुंडे जी को बताए, तुकाराम मुंडे जी ने उन पर यानी कि स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने भी तुकाराम मुंडे जी को ये बातमी पहुँचाई है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो, और हमारी मांगनी ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो कड़क से कड़क, और वो अंदर जाए, जेल के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिव सैनिक पंकज खिच्चे जी हमारे साथ। बने रहिए TWR न्यूज़ से। ख्वाजा कबीर के साथ मैं यूसुफ इकबाल। पूरी तरह से सील्ड मोमिनपुरा को छोटे छोटे सील्ड एरिया में तब्दील करने की मांग को लेकर कुछ समाज सेवी पिछले 2 हफ्तों से लगातार कोशिश करते रहे, जिसके फलस्वरूप मोमिनपुरा मार्केट का बड़ा हिस्सा आज करीब 3 महीनों बाद खुल पाया है। इस संदर्भ में क्या कहते हैं समाज सेवी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का जो ऑर्डर्स आते रहते थे, इस सिलसिले में मोमिनपुरा भी सील था। पहले लॉकडाउन था, उसके बाद सील था। यहाँ लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। आज से तकरीबन 15 दिन पहले यहाँ से जो जाने वाले रास्ते हैं उन्हें भी सील कर दिया गया था। एक बहुत बड़े इलाके को सील कर दिया गया था, और यहाँ से जाने वाले मेयो हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ था, जिस पे लोगों को बड़ी आपत्ति थी, लेकिन वो रास्ता खोला नहीं गया। आज से तकरीबन 15 दिन पहले एक मरीज़ को ले जाते वक्त वो मरीज़ रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग रोड पर आ गए, और उसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया गया। उस मामले के बाद में उसके दूसरे ही दिन हमारे इलाके के तहसील पुलिस स्टेशन के PI साहब भंडारकर साहब ने एक मीटिंग ली
जहाँ इलाके के ज़िम्मेदारों को उन्होंने बुलाया। वहाँ डीसीपी माखनीकर साहब भी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के भी लोग वहाँ मौजूद थे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर राम जोशी साहब वहाँ मौजूद थे। तो हमने उनको यहाँ पे होने वाली तकलीफ़ों के बारे में बताया और ये हमने एक तजवीज़ पेश की सारे ज़िम्मेदारों ने कि इस इलाके को छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाए, क्योंकि तकरीबन 3 लाख की पॉपुलेशन को एक साथ कंटेन कर दिया गया था। तो मेडिकली भी इतने बड़े इलाके को अगर कंटेन किया जाए तो वहाँ से कहीं ना कहीं से बीमारियाँ निकलती जाएगी। और जो गाइडलाइंस कहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि किसी भी इलाके से अगर 28 दिन तक लगातार कोई पेशेंट नहीं निकलता है तो तभी उस इलाके को छोड़ा जाएगा या खोला जाएगा। तो इन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कंटेनमेंट जोन बना था, तकरीबन 3 किलोमीटर का रेडियस, तकरीबन 3 लाख की पॉपुलेशन, और हर बार ये हो रहा था कि कभी किसी एक कोने से पेशेंट निकल रहा था, दूसरे दिन किसी और कोने से पेशेंट निकल रहा था। और जो हालात थे उसके मद्देनज़र ऐसा लग रहा था कि शायद कई महीनों या हो सकता है 1 साल भी हो जाएगा अगर इस गाइडलाइन के हिसाब से इलाके खुलने की बात हो तो। लोगों को जो व्यावसायिक तकलीफ़ें हो रही हैं, लोगों के काम धंधे बंद है, बाहर जाने वाले जो लोग हैं जो बाहर जाके मोमनपुरा से काम करते हैं उनके भी काम धंधे बंद है, यहाँ के लोगों के दुकानें बंद है। और एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि ये इलाका में काफ़ी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी जबकि पूरा मुल्क में लोगों की दुकानदारी शुरू हो चुकी थी, काम धंधे शुरू हो चुके थे, यहाँ के इलाके के लोगों को ये तकलीफ़ का फिर भी सामना करना पड़ रहा था। और मुसीबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ पर NGOs, मस्जिद के ज़िम्मेदार और दूसरी सामाजिक संस्थाएँ जो हैं वो लोगों को मदद पहुंचा रही थी, लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचा रही थी। लेकिन चूँकि 2 महीने का वक्फा गुजर चुका था इसलिए सभी की जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब से ख़राब तर हो चुकी थी और लोगों पर भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यहाँ उनके अगर कोई रिश्तेदार बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, तो उनकी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं थे। तो इसलिए हमने ये एक मशवरा रखा था इस बारे में। उस मीटिंग के बाद में हमने यहाँ मोमिनपुरे के जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यहाँ पर कार्य करने वाले राजनीतिक और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट, इन सब को हमने जमा किया। उनके सामने हमने ये बातें रखी कि इस सिमत में कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है, वरना हमारे लोगों पर भुखमरी की नौबत आ जाएगी। जो वर्किंग ग्रुप बना था उसमें मैं खुद था, डॉक्टर सरफराज, हमारे ज़िम्मेदार हाजी अयूब अंसारी साहब थे, बाबू हिफ्जुर रहमान साहब थे, अतीक कुरैशी भाई थे, जावेद अख्तर साहब थे जो कि जमीयत उलमा नागपुर के सेक्रेटरी हैं, जावेद अख्तर हमारे साथ बैठे हैं जो कि MIM के नागपुर के अध्यक्ष हैं, शाहिद रंगूनवाला हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारा काम करते रहते हैं। हमारे मोहम्मद शफीक भाई खान मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, ये भी उस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। मुख्तार अंसारी साहब जो कि अंसार नगर में रहते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सोशली एक्टिव आदमी हैं। और मोहम्मद शमीम साहब, हाजी मोहम्मद शमीम साहब अंसार मस्जिद के भी ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो इन लोगों की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। उसके बाद हमने बहुत सारे फैसले किए। हम उसके बाद में हमने लेटर्स बनाकर हमने प्रशासन के लोगों से मिलना शुरू किया। विशेष तौर पर कमिश्नर नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे साहब, जिन्होंने हमें अपना समय दिया, उसके बाद हमारी बात को बहुत गौर से सुना, हमारा बहुत डिस्कशन हुआ। हालांकि पहले उनका ये कहना था कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब हमने उन्हें कन्विंस किया, उनको बताया कि ये छोटे जोन बनाने से कुछ फ़ायदे होंगे कि सबसे पहले कि बीमारी वहीं की वहीं रोकी जा सकेगी, बहुत सारे लोगों को सहूलत मिल जाएगी। और जो मोमिनपुरे का कंटेनमेंट जोन था, मैंने आपको बताया कि एक 3-4 किलोमीटर का रेडियस था, तकरीबन 3 लाख की पॉपुलेशन है। और जो बीमारी निकली है वो बीमारी कुछ पट्टों में निकली है, कुछ हिस्सों में निकली है, लेकिन इसकी वजह से पूरे इलाके को तकलीफ़ हो रही थी और ये तकलीफ़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर छोटे छोटे जोन बनाए जाएँ तो बीमारी वहीं के वहीं रुक जाएगी। छोटे छोटे जोन बनाने से बीमारी के रुकने के साथ साथ जो बाकी इलाके हैं जहाँ पर पेशेंट नहीं निकल रहे हैं, वहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, वहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है। तो इस पर बहुत हमारी कोशिशें हुई। हम डॉक्टर सवई साहब की तरफ हमें डायरेक्ट किया, मुंडे साहब ने, हम उनसे भी मिले और ये जो पूरी कोशिश हमारी पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से हो रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि इस इलाके के जो ज़िम्मेदारान, जो सारे के लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिशें की और ख़ास तौर से हमारे वो ज़िम्मेदार जो हमारे साथ बैठे हैं, जिनका मैंने नाम लिया हूँ, हमारे जावेद भाई, उसमें जमजम कंप्यूटर मोबाइल वाले वो भी थे। इन लोगों ने बहुत कोशिशें की और इतनी सख्त मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे 13 घंटे हम लोग लगातार लेटर्स बनाना, मीटिंग करना, कैसे बात रखना, क्या उनसे करना, ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर हम तकरीबन 10 से 12 घंटे काम करते थे। हमारे साथियों ने ना खाना देखा ना पानी देखा, ये लोग धूप में भी खड़े रहे, बारिश में भी भीगे, लेकिन इनकी एक ही कोशिश थी कि हमारे मोमिनपुरा का इलाका और उसके अतराफ़ का, सिर्फ मोमिनपुरा नहीं, गोलीबार चौक तक का इलाका है, हंसापुरी का इलाका है, ये जो सारे इलाके हैं ये सारे हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों। ये हम कोई धार्मिक लड़ाई की बात नहीं थी, ये एक मानवता की लड़ाई थी जिसमें हम इस इलाके के रहने वाले गोलीबार चौक से
पहलवान बाबा की दरगाह तक और सेंट्रल एवेन्यू से लेके डोबी नगर के कोने तक, इस इलाके में जितने लोग हों, चाहे वो भानखेड़ा के हों, टिमकी के हों, हंसापुरी के हों, हर एक की तकलीफ़ हमारे दिल में थी, हमारे इन जिम्मेदारों के दिल में थी। और इन्होंने प्रशासन की इस तैयारी के बाद जो हमने कोशिशें की, उसका आज ये नतीजा है कि आज मोमिनपुरा को, आज 13 जून को जब हम बैठे हुए हैं, तो हमें आश्वासन दे दिया गया था पिछले 4 दिनों पहले डॉक्टर घंटावार साहब और पीआई साहब और मखनीकर साहब के जरिए कि हम इलाके को छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए तैयार हैं और छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसके सिलसिले में पिछले 2-3 दिनों से दुकानदार भी तैयार हो गए थे और आज इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 जून को आ गया। यहाँ के दुकान खुल गए, यहाँ के ऑटो वाले से आना जाना शुरू हो गया, रास्ते खुल गए और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं, इस पूरे इलाके की है, इस इलाके में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। जो एक जोन बना है बड़ा, इसमें हमारी आपत्ति ये थी कि बहुत बड़ा जोन है, विशेष तौर से चूड़ी गली से लेके 3 खंबा चौक तक का इलाके को सील किया गया है। इसमें खास तौर से चूड़ी गली और उसके अतराफ का जो इलाका है, वहाँ के लोग पॉजिटिव आने के बाद ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, तो हमने उसमें उनसे दरख्वास्त की थी कि इस इलाके को भी 3-4 छोटे हिस्सों में बांटा जाए। लेकिन उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने के कारण, पुलिस और प्रशासन और दूसरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने के कारण वो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने यही हमारे पास एक तजवीज़ रखी थी कि इस तरीके से ही इलाके को तकसीम किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, आपको इसे ही मानना पड़ेगा। तो हमने मजबूरी की हालत में इस मैप को कबूल किया और इस पर आज नोटिफिकेशन निकल गया है। लेकिन हमारे वो भाई जो उन कंटेनमेंट जोन में मौजूद हैं, उनसे हम बिल्कुल ये कोशिश हमारी ये है कि जैसे ही 28 दिन उन इलाकों के मुकम्मल होंगे और जैसा प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि चूड़ी गली, खासतौर से चूड़ी गली और उसके पास का इलाका जिसमें 28 दिन आने वाले 2 दिन में पूरे होने वाले हैं, तो उनके आश्वासन के अनुसार 2 दिनों के बाद में उस कंटेनमेंट जोन को छोटा किया जाएगा और फिर जहाँ जहाँ पेशेंट नहीं निकले उस जोन को छोटा छोटा किया जाएगा। हमने प्रशासन का माना है, इसके पीछे एक तर्क हमारा ये है कि अभी तक 3 लाख लोगों को तकलीफ़ें हो रही थी और ये तकलीफ़ शायद 6 महीने और साल भर होने वाली थी। लेकिन अब जो मशवरा आया है और जो नोटिफिकेशन आज हमारे हाथ में है, जो मैं लेकर आपके साथ बैठा हूँ, इसमें मैप भी है, दोपहर में मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि इस इलाके के तकरीबन 70 से 80% लोगों को आज के दिन से ही पूरी सहूलत मिल गई है। 20 से 30% लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, जो तकलीफ़ आने वाले 5 दिन, 10 दिन या 28 दिन में पूरी तरह से ठीक हो सकती है। सैफी नगर का जो कंटेनमेंट जोन बना है, उसका भी कंटेनमेंट जोन शायद जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो उसको भी खोल दिया जाएगा। भानखेड़ा में पेशेंट्स अभी निकले हैं, शायद उनको 25-26 दिन तकलीफ़ें हो सकती है। तो ये ओवरऑल ज़्यादा लोगों का फ़ायदा और जो थोड़े बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो भी कम समय के लिए तकलीफ़ है, वरना 6 महीने और साल भर तक ये सारी परेशानियाँ होने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारा डेवलपमेंट हुआ, इसके ज़िम्मेदार हमारे सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत मेहनतें की। मैं आप सबसे और आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि एक कामयाबी हमें मिल गई है, दूसरी कामयाबी का हमें इंतज़ार है, वो कामयाबी है तकिया के इलाके को छोटा करना, और तीसरी कामयाबी है कि इस इलाके को कोरोना मुक्त करना। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स जो यहाँ रहता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जो हमारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उसका पालन करें, उसके हिसाब से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिला वजह एक जगह दूसरे से मिले ना, और सब लोग अगर इसमें साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें भी पड़ा हुआ और इंडिया टीवी ने और यहाँ पे जो घंटावार एडिशनल हेल्थ इन्होंने एक इशू उठाया था कि वहाँ का एक नाइक तालाब का जो वासी है वो यहाँ पे आके मोमिनपुरा से आके मटन लेके जाके वहाँ पार्टी देता है। उस चीज़ को कैसा देखते हैं? देखिए, वो न्यूज़ के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक इंक्वायरी करवाई थी, जिसको पांचपौली के पीआई साहब ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं हुई थी। हमें शक है कि जो लोअर अथॉरिटी है, चाहे डॉक्टर घंटावार हो या कौन हो, शायद वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सारा काम कर रहे हों। सबसे पहली बात है कि मोमिनपुरा सील था। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे खुद इस इलाके में ना अंदर आने दिया जा रहा था ना बाहर जाने दिया जा रहा था। जब हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर्स को आने और जाने देने लगे वो लोग। तो जब इस तरीके के प्रतिबंध थे, कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, तो उस वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मटन लेने के लिए नाइक तालाब से आए? नाइक तालाब के लोगों ने भी एक ऑडियो वायरल किया है आज, जिससे मैंने सुना, वहाँ पे हमारे कुछ डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो नाइक तालाब जो बस्ती है, ये बस्ती बहुत गरीब किस्म के लोगों की बस्ती है। ये उनके बस की बात नहीं है कि 800 रुपये किलो का मटन खरीदें। हम खुद 800 रुपये किलो का मटन अभी नहीं खा रहे हैं, हम चिकन ही खा रहे हैं। तो वो लेने कैसे आया? और उन्होंने कहा कि मटन पार्टी हुई। तो इसमें हमारा ये सवाल है उनसे, जिन्होंने ये आरोप लगाया है मोमिनपुरे के ऊपर और यहाँ के मटन सेलर्स के ऊपर, कि पहले तो वो मोमिनपुरा में एंटर कैसे हुआ? दूसरी बात,
कि अगर उसने बिरयानी बनाई हो तो बिरयानी सिर्फ मटन से नहीं बनती, बिरयानी बनाने के लिए चावल लगता है, ग्रॉसरी आइटम्स लगता है। वो तो मोमिनपुरा से नहीं ख़रीदा होगा, तो वो उन्होंने कहाँ से ख़रीदा, उसके बारे में तफ्तीश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस मटन सेलर की वो बात कर रहा है, हम आज चैलेंज करते हैं उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने मोमिनपुरे का नाम लिया और ये कहा कि वहाँ से मटन लाया था। मैं आज यहाँ आपके ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि क्या उन्होंने उस मटन सेलर को पहचाना, क्या उस मटन सेलर की उन्होंने टेस्टिंग की, और अगर उस मटन सेलर को टेस्ट करके पॉजिटिव आया तो वो किस तरीके से, मैं खुद देखिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपके ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि वो सिद्ध कर दें कि अगर वो मटन सेलर भी पॉजिटिव है, पहली बात तो कोई मटन सेलर पॉजिटिव आया नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आया तो वो कैसे साबित कर सकते हैं कि नाइक तलाव से जो व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, पहली बात तो मैंने सारे इफ्स एंड बट्स आपको बता दिया कि मोमिनपुरा में दाखिल नहीं हो सकता, मटन खरीद नहीं सकता, ये सारी चीज़ें। अगर इफ्स एंड बट्स के बाद में भी क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि मटन सेलर से वो बीमारी उसको फैली, या हम ये कहें कि वो लोग जो इस मोमिनपुरा में अगर आए होंगे तो उन्होंने वो बीमारी यहाँ पर फैलाई। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये काम है कि बीमारी को कंटेन करने के लिए कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव मिलता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स ढूंढे जाते हैं कि वो किन किन लोगों से मिला, और साथ में ये ढूंढा जाता है कि वो व्यक्ति को बीमारी लगी कहाँ से। तो इस सिमत में हमारी अथॉरिटीज़ जो यहाँ पे लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो जैसे होता है ना कि अगर शहर में बदमाशी हुई तो सबसे पहला शक जाता है बदमाश के ऊपर, तो मोमिनपुरा को ऐसा बदमाश इलाका साबित कर दिया गया कि जहाँ भी बीमारी फैल रही है मोमिनपुरा से। तो ये जो अथॉरिटीज़ का फेलियर है, ये उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने में, सोर्स को पहचानने में जो उनकी फेलियर है और जो नाकामी है, तो अपने आला अधिकारियों को अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने मोमिनपुरे का नाम दिया। इसके पहले भी जो पार्वती नगर में जो पेशेंट पॉजिटिव आया था, जो डेथ हुई थी, उसका भी पूरा के पूरा इल्ज़ाम मोमिनपुरे पर लगा दिया गया। अगर वो कबूतरबाजी या तोता खरीदने अगर आया था, पैरट्स खरीदने आया था, तो मैं आपको ये बताऊं कि पैरट्स जिस मोमिनपुरे के इलाके में बिकते हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं, उस इलाके से आज तक एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया। तो हर बार प्रशासन अपनी गलती को, नीचे के अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए मोमिनपुरा को एक बलि का बकरा बना रहे हैं, और ये भी साजिश उनकी यही थी। लेकिन हम शुक्र मनाते हैं हमारे यहाँ के पुलिस के प्रशासन का कि जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ में इसकी तफ्तीश की और हमारे ऊपर लगे हुए इस तमाम धब्बे को धो दिया। और जो लोग इसमें ये साजिश में लगे हुए हैं, हम उनको फिर से एक बार कहना चाहते हैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, कि मेहरबानी कर कोरोना से लड़िए, इस तरीके के राजनीतिक काम मत कीजिए। हम सबको मिलकर बीमारी से लड़ना है। आपने मोमिनपुरे को टारगेट बनाया लेकिन बाकी तमाम इलाकों को छोड़ दिया, और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से नागपुर शहर के हर हिस्से से पेशेंट्स निकल रहे हैं। ये अथॉरिटीज़ का फेलियर है, अथॉरिटीज़ की नाकामी है, जिसको छुपाने के लिए मोमिनपुरा को बदनाम किया। सवाल ये जी, एक आपकी तरफ से मैं समझता हूँ एक गंभीर आरोप लगाया गया है इस मामले में कि बांग्लादेश नाइक तालाब में जो एरिया को कंटेनमेंट किया गया, उसके कंपेयर में सिविल लाइंस में जो पार्टी हुई जी, उसको कंटेनमेंट नहीं किया गया। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पासपोर्ट कैटेगरी को ये लोग एक अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आधार कैटेगरी को अलग ट्रीटमेंट। आप एक्चुअली ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। ये मीडिया की खबरें थी जिसे मैंने आपके सामने रखा। आप मीडिया के लोग हैं और बाकी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरा बैठकर यहाँ पर किसी पर आरोप लगाने का कोई मकसद नहीं है। जो खबरें मीडिया में आई, मैंने उन मीडिया की न्यूज़ का हवाला दिया। इससे आप खुद उसके ऊपर रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी आरोप लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ और आरोप लगाना भी नहीं चाहता, और ये मेरा काम भी नहीं है। हम लोग पॉजिटिव काम करते हैं, निगेटिव काम नहीं करते हैं। इसके बारे में सिर्फ ये आगाह करता हूँ प्रशासन को कि आप जितनी मुस्तैदी से पूरे इलाकों में काम करेंगे, उतनी जल्दी इस इलाका, न सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरा नागपुर कोरोना मुक्त हो जाएगा। पूरी निगेटिव खबरें मीडिया में मोमिनपुरा के ताल्लुक से चल रही थी, मगर कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने मोमिनपुरा की सच्चाई को लोगों के बीच में लाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस मुहिम के अंदर में जो एक पूरा कंटोनमेंट जोन बना था, आपने सभी लोगों की बातें सुनी। इसमें हमने कोशिश की थी कि हम मोमिनपुरा के हर उस शख्स को जोड़े जो हमारे साथ में मिलकर काम कर सकता है। हमने मोमिनपुरा के पूरे 21 जो मोमिनपुरा क्षेत्र में जो कंटोनमेंट जोन बनाया गया था, इसमें टोटल 21 मसाजिद आती है। उन पूरे 21 मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को हमने जोड़ा इसके अंदर में। जो दीनी तंजीमें यहाँ काम करती है, जमात उलमाए हिंद हो, आपके जमात इस्लामी हिंद हो, जमात तबलीग हो, दावत इस्लामी हो, और जो दीनी तंजीमें इस एरिया में काम करती है, उनके सभी ज़िम्मेदारों को हमने यहाँ बुलाया। और समाज सेवी संस्थाएं और जो सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल्स पार्टी से जो लोग
काम करते, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सब लोगों को जोड़ के एक ग्रुप बनाया था और बहुत अच्छे से इस ग्रुप ने काम किया है। आज अगर मोमिनपुरा अगर ये छोटे छोटे कंटोनमेंट जोन के अंदर में अगर आया है तो इसमें हर मोमिनपुरा वासी की कामयाबी है और मैं अपनी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे डाली और हम पे भरोसा जताया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की दुआओं से इस जिम्मेदारी के अंदर में कामयाब हुए। स्पेशली तौर पर मैं तहसील थाने की पीआई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो एक शुरुआत की थी उनकी शुरुआत का नतीजा है कि आज मोमिनपुरा जो है छोटे छोटे जोन के अंदर में आया है और हम लोग अपने रोज़गार को शुरू कर पाए हैं। मैं इसके अंदर में मेरे तमाम मोमिनपुरा वासियों को भी अपील करना चाहूँगा कि ये एक सहूलियत हमें मिली है तो इसे गनीमत जानिए। आज जो सारे शहर के अंदर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, मगर मैं मोमिनपुरा वालों से कहना चाहता हूं कि हम जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है अपनी दुकानदारों के लिए, P1 P2 की जो एक गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, अपने दुकानों में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को जमा ना किया जाए, सैनिटाइज़र का यूज़ किया जाए, मास्क लगाया जाए, ये सब गाइडलाइन को जो है लोगों ने फुलफ़िल करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी एक गलती की वजह से पूरा मोमिनपुरा बदनाम हो, क्योंकि मीडिया और जो लोग मोमिनपुरा को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, भले आप दूसरे इलाकों में चले जाएंगे वहाँ दुकानों के अंदर में भीड़ लगी होंगी, मीडिया वो नहीं दिखाएगा, मगर आपके एरिया के अंदर में अगर 5 लोग से ज़्यादा जमा हो गए तो मीडिया उसको दिखाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट के नियम का पूरा पालन कीजिए और ये जो लोगों की मेहनत से आज ये मोमिनपुरा खुला है इसे इसी तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए और लोग अपना रोज़गार कर सके। आज मोमिनपुरा के अंदर में जो हमारा जो मेन मुद्दा था, 70% लोग मोमिनपुरा से जो बाहर जाके काम करते थे, जो जाके काम नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी आज मोमिनपुरा के बाहर जाके काम कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो बस मैं मेरी ओर से और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो अधिकारी लोग हो या मीडिया के पर्सन हो। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, और हम इस तरीके के काम को आगे भी जारी रखेंगे। हमारी ये कोशिश मुसलसल शुरू रहेंगी। हम चाहते हैं कि हमारा मोमिनपुरा क्षेत्र और हमारा पूरा शहर कोरोना मुक्त हो जाए। इसके लिए प्रशासन को जहाँ जहाँ हमारी मदद लगेगी, हम प्रशासन के साथ में मिलकर, पुलिस प्रशासन हो, कॉरपोरेशन हो, जिसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम हमारी पूरी टीम उनके साथ में मिलकर नागपुर को और पूरे इस मोमिनपुरा क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ आए और हम लोगों से बात की, हमारी बातों का अवाम तक पहुँचाया। मैं पूरी टीम की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमारी आवाज़ के ऊपर में लब्बैक करते हुए। मीडिया ने नागपुर शहर में नफ़रत फैलाने का जो काम किया और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जिस तरीके से अभी हमारे मोमिनपुरा को टारगेट बनाया गया कंटेंट इलाके के बाद और नफ़रत फैलाने का जो काम किया गया, ये नफ़रत का नुकसान हमारा कम हुआ। हम तो 3 महीना बर्दाश्त कर लिए। मोमिनपुरा वासी जिस तरह से अजीरन की ज़िंदगी गुजारा बर्दाश्त किए, लेकिन उसका असर अब ये हुआ कि 3 लाख आबादी की संख्या में निकलने वाला आदमी बर्डी चालू हुआ, इतवारी चालू हुआ और तमाम अपने इलाके जो बिजनेस के चालू हुए, वहाँ नुकसान उनका हुआ, हमारा नुकसान कम हुआ। क्योंकि ताने बाने का रिश्ता था, रोज़गार का रिश्ता था। तुमने तो मोमिनपुरे को टारगेट बना दिया, लोगों से दूरी बना दी। लेकिन जो प्रिंट मीडिया ने जो हरकतें की है मोमिनपुरा, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बकरा मंडी थी। बकरा मंडी का केस जो है बकरा मंडी का केस चल रहा था, वो हाई कोर्ट का केस था, वहाँ की एसोसिएशन का। उसको हाई कोर्ट ने आपय्य को आदेश दिया कि बकरा मंडी यहाँ से हटाई जाए। बकरा मंडी के जो लोग हैं, व्यापारी लोग जो है वो संपर्क ना करें। दूसरे दिन खबर आ रही है, नाम ले रहा हूँ मैं, उस पर लोकमत समाचार हेडलाइन डालता है कि मोमिनपुरा वासियों से मिलना जुलना बंद करें। सवाल उठता है कि केस तो हाई कोर्ट का था, हमारा नुकसान नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि नागपुर शहर को, जो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हर तरीके से गली तक पहुँचकर उसकी जानकारी ली, लेकिन प्रिंट मीडिया ऐसा भी था जिसने ऐसा भी हमारे पे आरोप लगाया कि जब हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे और हम लोग सामने थे यहाँ पर क्वारंटाइन करने के लिए, तो एक वही लोकमत समाचार और कुछ अखबार वाले उन्होंने डंके की चोट पे लिखा कि यहाँ पे चुटभैया लोग जो है वो राजनीतिक कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई 3 लाख लोगों का जज्बे को रोकने वाले हम
ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी टीम सामने नहीं आती, सरफराज भाई, अयूब भाई और हमारी जमात के और हमारी तमाम मुस्लिम उलमा लोग सामने नहीं आते, तो यहाँ पर लॉ एंड आर्डर इतना बिगड़ जाता, लॉ एंड आर्डर बिगड़ता। उस लॉ एंड आर्डर को संभालने का काम डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब को और उनकी पूरी टीम को, गांधी बाग पीआई साहब को, डीसीपी साहब को मैं बधाई देता हूँ कि खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दिया, खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दिया कि लॉ एंड आर्डर बिगड़ रहा है। और ये हमारा तो ये सवाल बिल्कुल सही है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए क्या, पद्म भूषण चाहिए क्या, जनाब अपना ख्वाजा साहब को, जनाब गंडमवार साहब को, तो हम लोग दे देते हैं ना। लेकिन इस तरीके से एक महल्ले को टारगेट बनाकर आपने पूरे नफरत फैलाने का जो काम किया, ये जिसका हम निषेध करते हैं, मजम्मत करते हैं, और आपने दूरियां बनाई है, तो ये जख्म बहुत मुश्किल से भरेगा। हमारे एशियन नागपुर केबल नेटवर्क के ग्राहक इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल TWR न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे TWR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके। कोरोना से सावधानी ही बचाव है, घर में रहे सुरक्षित।